हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 यूट्यूब चैनल। काफी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे कि सर सीपीओ के मेडिकल के बारे में वीडियो बनाए। तो आज हमारे साथ हैं दिव्या डागर मैम, जिन्होंने खुद सीपीओ एसआई निकाला है, मेडिकल दिया है। दूसरा जो आपका नोटिफिकेशन होता है जिसमें मेडिकल्स के पॉइंटर्स लिखे होते हैं, क्या कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, उसमें रिसर्च पार्ट में इन्होंने काम किया है। रिक्रूटमेंट सेल के अंदर बहुत डिटेल में इनसे जानेंगे, आपके मेडिकल के सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। हम सबसे पहले वेलकम मेंटर 365 यूट्यूब चैनल पे आपका। थैंक यू सर। अगर मैं बात करूं कि आपका मेडिकल कब हुआ था, कहाँ पे और कितने दिन का आपका मेडिकल हुआ था मैम? सर मेरा मेडिकल दिल्ली में ही हुआ था, आर.के. पुरम हॉस्पिटल में। और एक दिन का ही मेडिकल हुआ था मेरा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं हम टैटू के बारे में, तो लेफ्ट राइट हैंड के बारे में बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड पे अलाउ होता है, राइट पे क्या कुछ कंडीशंस होती हैं, और क्या जैसे कुछ बच्चों ने ओम लिखवा रखा होता है राइट पे, क्या वो अलाउ है कि नहीं है? सर टैटू इन अ डिसिप्लिन फोर्स टैटू अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारे धर्म को देखते हुए तो लेफ्ट हैंड में टैटू अलाउड होता है एक साइजेबल मेजरमेंट में। आपके धर्म से रिलेटेड कोई भी सिंबल है उसको अलाउ कर देंगे, लेकिन जो हमारा राइट सैल्यूटिंग हैंड होता है उस पर कोई भी टैटू अलाउड नहीं होता है। तो मैम जिन बच्चों ने मान लो टैटू है तो क्या लेजर लेसिक करा ले तो फिर मान्य हो जाएगा? लेज़र लेसिक पहले से एडवांस में करा लेते हैं और कोई मार्क नहीं रहता है तो बेटर रहता है। ओके। अगर मैं बात करूं मैम नौकनी के बारे में, तो नौकनी के बारे में क्या एडवाइजरी होती है? जैसे आपने काम करा है रिक्रूटमेंट सेल के अंदर, तो क्या कुछ रहता है नौकनी का? देखिए नोकनीज में क्या होता है, जो हम नॉर्मल हमारा बॉडी पोस्चर होता है तो एक डिस्टेंस थोड़ा हमारे नीज़ के बीच में होना चाहिए। वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। नॉकनीज में क्या होता है कि हमारे नीज़ बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, जिससे दिक्कत ये आती है कि आप ट्रेनिंग टाइम में या कभी भी आपकी आगे ट्रेनिंग होगी तो रनिंग करेंगे तो आपके घुटने आपस में टकराएंगे तो आप फिज़िकली फिट नहीं माने जाएंगे। तो उसको चेक करने का एक तरीका होता है, हमारे जो एंकल के बीच में डिस्टेंस होता है वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके मैम। अगर मैं बात करूं हैंड एंगल के बारे में, हाँ। तो हैंड एंगल को रिलेटेड क्या कुछ होता है, कैसे आपका हैंड एंगल चेक हुआ था? सर हैंड जो एंगल होता है ये इसे कैरिंग एंगल बोलते हैं। तो ये एक स्केल के थ्रू मेजर किया जाता है। मेल में ये 10 से 15 डिग्री तक अलाउड है, फीमेल में 15 से 20 तक अलाउड होता है। उससे ज़्यादा अगर होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। एक मैम सबसे ज्यादा जो मेजर डिस्क्वालिफिकेशंस देखने को मिलते हैं वो तीन चीजों में मिलते हैं। नौकरी के बारे में आपको बता दिया, दूसरी चीज है ओवरवेट। तो ओवरवेट का क्या कुछ मेजरमेंट रहता है आपके टाइम पे? क्या कई बार जैसे मेरा खुद का जब मेडिकल हुआ तो 2-3 किलो ओवरवेट चला दिया था, लेकिन ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके बारे में? सर ओवरवेट का ऐसा है, एक तो पहली चीज़ तो ये जब आप फिज़िकल टेस्ट देते हैं उस टाइम पे आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस इतनी अच्छी हो जाती है आप, क्योंकि आप फिज़िकल क्लियर ही कर देते हो। बिल्कुल। उसके बाद बस एक मेंस के दौरान थोड़ा अपने आप को ध्यान रखना है, अपने वेट का ध्यान रखना है, वर्कआउट करते रहें, हेल्दी खाना खाएं। अगर ज़्यादा वेट होगा मतलब आपके बीएमआई से प्लस माइनस 5 केजी हो जाता है तो उतना बोलते हैं चल जाता है, बट दे डोंट अलाउ। तो आप कोशिश कीजिए कि अपना एटलीस्ट बीएमआई तो आपका मेंटेन रहे। बाकी एक चार्ट भी उसमें दिया हुआ है, हमारे जो ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंग आपका हाइट और जो वेट मैनेजमेंट वो होना चाहिए। भाई आपका नोटिफिकेशन है उसके अंदर एक प्रॉपर तरीके से चार्ट है, टेलीग्राम ग्रुप में भी हम डलवा देंगे। इतनी हाइट वाले बच्चों का इतना वेट होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए। उसमें एज भी दी है कि इस एज के बीच में इतनी हाइट है तो इतना वेट होना चाहिए। तो उसको आप ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग अपना खाना पीना एक्सरसाइज करें, क्योंकि वेट पर ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। कोई बीएमआई को कंसिडर कर लेता है, कोई नहीं करता है। वेट में बच्चे बाहर हो जाते हैं अक्सर। अगर मैं बात करूँ फ्लैट फुट की मैम, तो फ्लैट फुट कैसे चेक करा था आपका और क्या कुछ रहता है उसका क्राइटेरिया? सर फ्लैट फुट बहुत बड़ा इशू रहता है। फ्लैट फुट में बच्चे बाहर होते हैं और उसका रीज़न भी यही है कि जो हमारा फ्लैट जो फीट होती है उसमें थोड़ी सी आर्क होनी चाहिए। कुछ बच्चों की आर्क नहीं होती है, एकदम एकदम फ्लैट होता है। तो उससे क्या होता है, रनिंग करने में, एक्सरसाइज करने में उससे प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि अलग अलग तरह के शू हमें भी वेयर करने होते हैं। बिल्कुल। तो फ्लैट फिट पे तो बाहर कर देते हैं। बाकी उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेज होती है। अगर आप टाइमली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको फ्लैट फिट है तो कुछ एक्सरसाइजेज के थ्रू आप उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। और एक वेरिकोज वेन का भी पॉइंट बनता है। वेरिकोज वेन के बारे में क्या आप बताएंगे, क्या कुछ रहता है? वेरिकोज वेन में सर जो हमारी बैक ऑफ द लेग, घुटने के पास जो हमारी नर्व्स हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो ज़्यादातर ऐसा होता है कि अब लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स वाली जॉब ये है हमारी, तो उसमें अलाउड नहीं होता है। वेरिकोज वेन पे आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। तो वेरिकोज वेन अगर किसी को है, काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं क्या ऑपरेशन करवा लें तो क्या वो अलाउ हो जाएगा, क्या कुछ रहता है? ऑपरेशन अगर आपने टाइमली बहुत पहले करा लिया है और वो फिर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है
तो चल रिकवरी जाएगा। अगर अच्छे से हो रिकवरी गई। अच्छे से हो गई है और आप फिजिकली फिट है तो आपको डिस्क्वालीफाई कोई नहीं करेगा, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अगर मैं बात करूं आईज की, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू रहता है। तो आपका आई चेकअप कैसे हुआ था? प्रॉपर कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ था कि नहीं हुआ? उसमें भी अगर हम बात करें लेजर लेसिक नंबर होते हैं बच्चों के, तो क्या कुछ रहता है क्राइटेरिया में? आइज़ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आइज़ में बच्चे डिस्क्वालीफाई बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें विज़न चेक होता है आपका, नियर विज़न और डिस्टेंट विज़न। नियर में क्या होता है कि आपकी जो राइट और लेफ़्ट आई का चेक करते हैं कि 6/6, 6/9 होनी चाहिए। डिस्टेंट में भी 20 मीटर से चेक कर लेते हैं, वही 6/6, 6/9। सबसे इम्पॉर्टेंट, चलो आइज़ का तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारी कलर ब्राइटनेस की, उसके लिए इशियारा बुक सर एक होती है, उसमें पैटर्न्स होते हैं कलरफुल, उसमें नंबर लिखे होते हैं, तो वो रीड कराते हैं। और ऐसा नहीं कि वो 1-2 रीड कराएंगे, लगभग कंप्लीट बुक ही रीड करा लेते हैं। तो अगर कलर ब्लाइंडनेस किसी को है तो उसका कोई ना तो कोई इलाज है, वो तो है, अब है, वो तो डिटेक्ट होगा तो फिर होगा, होगा। वो तो डिटेक्ट बट उसका। इसमें मैंने कई बार देखा है कि थोड़ी लीनियंसी मिल जाती है, बट थोड़ी किस्मत हो तो, या फिर नहीं होती लीनियंसी। आपका क्या नहीं, एक्सपीरियंस रहा? मेरे एक्सपीरियंस तो ये था सर, कोई लीनियंसी नहीं थी। नहीं होती। डॉक्टर्स बड़े ही, क्योंकि सीआरपीएफ के डॉक्टर होते हैं बिल्कुल। और थोड़े आगे अगर कलर ब्लाइंडनेस इशू है तो फोर्स में काफी सारे बहुत टास्क ऐसे। प्रॉब्लम आती है सर। कलर इस तरह का रिस्क तो लेना भी नहीं चाहिए, मतलब और डॉक्टर भी दूसरा क्या समझते होता है कि एक्सरे मशीन चेक करनी होती है, कई बार बॉम्ब वगैरह के लिए मेट्रो स्टेशन पे ड्यूटी लग जाती है। जी, जी। तो अगर कलर ब्लाइंड होंगे तो फिर कैसे एक्सरे मशीन ऑपरेट करेंगे, ये भी दिक्कतें हाँ आती जी, हैं। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस में कोई आपको छूट नहीं मिलती है। कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो अंडरवेट भी क्या कंसिडर होता है? क्या अंडरवेट वाले बच्चे बाहर बिल्कुल होते हैं? होता है सर, अंडरवेट होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा है, कुछ नियर बाय है, बीएमआई के आसपास है, तो वो कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा भी अच्छा खाना पीना खाएंगे तो बिल्कुल आप उसको वेट को बढ़ा सकते हो एक्सरसाइज के थ्रू। बिल्कुल। लेकिन अगर बहुत ही आप अंडरवेट है, माल न्यूट्रिशन है, तो आप पुलिस वाली फोर्स में काम कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि बहुत ही इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ आपको मेंटली भी, फिजिकली भी और हर तरह से स्ट्रॉन्ग होना बहुत होना ज़रूरी है। जरूरी है। अगर मैं बात करूं मैम एक्सरे की, तो क्योंकि एक्सरे हमारा करवाते हैं, तो उसमें क्या कुछ चीज़ें डिटेक्ट होती हैं कि एक्सरे करवाया जाता है, और उसमें क्या बच्चे बाहर होते हैं कि नहीं होते हैं? एक्सरे में सर ये होता है कि चेस्ट का एक्सरे कराया जाता है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, बस इसी को। और जो हमारी एक स्पाइन है, स्पाइन में बेंड ना हो, स्कोलियोसिस बोलते हैं उसे। अगर स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब बेसिकली डिफॉर्मिटी चेक करने के लिए ही एक्सरे कराया जाता और है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि टीबी का भी डोट आता है लंग्स में ना, तो हाँ क्या जी, वो उसका भी पॉइंट बनता है कि उसका नहीं? बिल्कुल बनता है सर, टीबी का भी पॉइंट बनता है। ओके। अगर मैं बात करूं मैम एक्सरे के बाद ब्लड टेस्ट की, तो आपका भी ब्लड टेस्ट हुआ होगा। ब्लड टेस्ट के थ्रू क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं, और उसमें क्या इश्यूज बन सकते हैं, और क्या एडवाइस रहेगी बच्चों को? ब्लड टेस्ट का एक तो आपका हेमोग्लोबिन चेक होता है, खून की कमी आपकी नहीं है तो खाना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ डाइट अपनी अच्छी रखें, अच्छी एक्सरसाइज करें। हेमोग्लोबिन आपका चेक होता है। एक सर यूरिन टेस्ट होता है चेक, फीमेल्स के लिए कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, यूपीटी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो ये चीज़ें चेक होती हैं ब्लड और यूरिन टेस्ट में। ये तो सबसे पहले होता ही है, सबसे पहले होता है। अगर मैं बात करूं मैम उसके बाद, तो ईयर्स का चेकअप कैसे होता है? अगर किसी के मान लो पर्दे में छेद है, तो क्या वो ऑपरेशन कराए तो क्या चल जाएगा? और कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, तो कौन सा ईयर में डिफॉर्मिटी में आता है? ईयर, सबसे पहली बात तो आपके वैक्स कान में नहीं होना चाहिए, अपना वैक्स क्लीन एकदम। ये नहीं कि मेडिकल है तो उससे 2 दिन पहले ही आप करा लें, थोड़ा हफ्ते भर पहले वैक्स क्लीन करा लें, ताकि डॉक्टर को भी परेशानी ना हो और आपको भी परेशानी ना हो। दूसरी बात, सर्जरी की अगर हम बात करें तो कान में छेद के पर्दे की सर्जरी होती है। अगर 3 महीने के इंटरवल में अगर वो हील हो चुका है तो वो अलाउड हो जाती है। लेकिन अगर हील नहीं हो पाया तो अगेन वो एक डिफॉर्मिटी हो गई, तो आपको अलाउड नहीं और करेंगे। भाई इसमें अगर मैं बता दूं कि कई तरह के कान के ऑपरेशन होते हैं, कुछ में हड्डी निकलती, किस में कुछ और होता है। जैसे मेरे भी 3 बार कान का ऑपरेशन हुआ है, 2 बार पर्दे का था, तो मैं मेडिकली फिट था, और भी तो वो कोई इश्यू आते नहीं है। तो आपका अगर पर्दे का ऑपरेशन हो रखा है कभी बचपन में छोटे टाइम में, तो आप बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई इश्यू है नहीं। बाकी मेजर कोई सर्जरी है तो दिक्कत आ सकती आ है। सकती है। अगर मैं बात करूँ मैम, कुछ बच्चे नर्वस हो जाते हैं बीपी में, तो हम्म, क्या बीपी का पॉइंट बनता है, या फिर क्या कुछ रहता है? सर बीपी चेक किया जाता है। चलो पहले में बच्चा नर्वस हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम का स्ट्रेस रहता है पूरा, बिल्कुल वो पूरी जर्नी करके आया है अपनी बिल्कुल। क्लियर, और मेडिकल में हर बच्चे को डर लगता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि पहली बारी में ही वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वो आपको टाइम देंगे, थोड़ा रिलैक्स होने देंगे, पानी वानी पी के फिर आप दोबारा से चेक करा सकते हैं। तो आपको 3 चांसेस दिए जाते हैं बीपी चेक करने के।
भाई तो और भी किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है, बेसिकली हमने जो जो बेसिक्स पॉइंट थे वो हमने आपके साथ डिस्कस करे। तो भाई एक पॉइंट और रह गया मैम, सॉरी, टीथ के बारे में बात करते हैं बच्चे की। टीथ, दांत कितने होने चाहिए, दांत सफाई, ये वो। किसी ने जैसे देसी भाषा में बोलते हैं मसाला भरवा रखा है, किसी ने कुछ है और कैप लगवा रखी है, तो क्या वो अलाउ होती है नहीं होती, उसके बारे में एक बार बताएं। सिर्फ नेचुरल टीथ आपके अलाउड होते हैं, कोई भी कैप लगाई हुई है कि कैविटीज़ हैं तो वो अलाउड नहीं होती। और अपना बच्चे अच्छे से इन दांतों को क्लीन करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी टंग चेक होती है, पूरे टीथ चेक होते हैं, तो ओरल हाइजीन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो भाई बेसिकली आप इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, कानों का वैक्स रिमूव करा के जाएं। कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड बाकी कोई मेजर इशू आता नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कैरिंग एंगल अगर है तो है भाई, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। डिफॉर्मिटी कोई होनी नहीं चाहिए, फ्लैट फुट वगैरह। बाकी बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते, नॉर्मल आप कह सकते हैं। आर्मी जैसा भी आपका मेडिकल नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद 2-3 बार मेडिकल दिया है। तो बिल्कुल नॉर्मल होके जाएं। अगर आपका लेज़र लेसिक अगर चश्मा है तो भाई मैं तो ये कहूँगा, देखो कि आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपने लेजर लेसिक करवाया है तो इशू कुछ नहीं होना। मान लो आप 99% केसेस में तो डिटेक्ट ही नहीं होता, बट फिर भी आप चांस को लो, क्या पता आपको नौकरी मिल जाए। इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, नर्वस मत हो, बीपी आपका हाई नहीं जाना चाहिए। तो बढ़िया तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो जुड़े रहे मेंटर 365 परिवार के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आगे जल्दी ही मैडम की एक वीडियो आने वाली है, सीपीओ मेंस कैसे तैयारी करें। दूसरा 1-2 इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आएंगी, क्योंकि मैम के खुद के 190 मार्क्स थे, तो हमने रिक्वेस्ट करी है कि मैम एक वीडियो आप बच्चों के लिए बनाएं। तो जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।